नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण तो देखिए हम अगला भाग लेकर आ गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों आज का कि हवा से कांच में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी। तो देखिए जो हवा से कांच में प्रवेश करने वाली जो किरणें होती हैं दोस्तों, वह जो है अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई सघन माध्यम से, जैसे सघन क्या होता है, जो ज्यादा कण एक दूसरे पास पास हो, जैसे मान लीजिए एक ये आपका माध्यम बना दिया हम यहाँ पे, ये मान लीजिए जल का है और ये हवा का, ये दूर दूर थोड़ा हो। तो अगर हम यहाँ विरल से सघन में डालें, ठीक है, विगन विरल से अगर सघन में डालेंगे तो देखिए ये ऐसा जा रहा है, तो ये अब यहाँ से डाइवर्ट होगा। डाइवर्ट होगा तो क्या होगा कि यह अभिलंब की ओर झुकेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर ये हम ऐसा तिरछा डाले तो इसको सीधा ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसका अभिलंब कहाँ, अगर यहाँ अभिलंब है तो यह इस ओर थोड़ा सा झुक जाएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, और अगर उल्टा आता, इसमें से प्रकाश इधर आता तो यह अभिलंब की ओर, कहने का मतलब ये प्रकाश मान लीजिए ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो अभिलंब इसका अगर मान लीजिए यहाँ पे अभिलंब है तो ये इसकी ओर झुक करके नहीं क्या होगा, ये इधर भाग जाएगा, यानी अभिलंब से दूर भाग जाएगा। यानी अगर आपका जो है किरण वो कांच से हवा में जाता तो यह जो है विलंब से दूर जाता। क्यों? क्योंकि वह सघन से विरल में आ रहा था। लेकिन यहाँ क्या है कि हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है, इसलिए अभिलंब की ओर आएगा। तो अगर इसको एक और फिगर से दिखाएं कि ये मान लीजिए अभिलंब है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपका अभिलंब है, तो अगर ऐसा आ रहा है तो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि एंजाइम हमारे शरीर में आवश्यक है, क्यों। तो देखिए हमारे शरीर में जो एंजाइम है दोस्तों वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह शरीर की रासायनिक क्रियाओं में जो उत्प्रेरित करता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है। तो देखिए गंगा और मिसिसिपी का जो डेल्टा है दोनों नदियों का, उसको प्रगतिशील डेल्टा माना जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि उसे क्या माना जाता है, प्रगतिशील डेल्टा माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो देखिए गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है दोस्तों वह प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। तो बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पाई जाती है। तो यह जो है दोस्तों शुष्क तथा शुष्क पवन शामल जो है वह इराक में पाई जाती है, यह स्थानीय हवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो देखिए अनुच्छेद 38 में जो है दोस्तों वह जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, और अनुच्छेद 40 में दोस्तों वह पंचायती राज से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पे हम बार बार बोलते हैं दोस्तों कि ध्यान देना है, यहाँ क्वेश्चन निगेटिव है तो इसमें से निगेटिव ऑप्शन को चुनेंगे कि 1919 के बारे में सही नहीं कौन है, मतलब सही है नहीं, सही नहीं है। तो पहला हो जाएगा कि इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, यह सही है दोस्तों, तो यह नहीं होगा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है दोस्तों, यह भी नहीं होगा। आधार इस समय के तहत भारत में लोकसेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो देखिए यह जो है इस समय के तहत भारत में लोकसेवा आयोग, ये भी सही है दोस्तों। तो इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली गलत दोस्तों, ये जो इसके तहत जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली नहीं लाई गई थी। तो ये ऑप्शन जो है सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो विटामिन के है दोस्तों इसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप को किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो स्टेथोस्कोप होता है डॉक्टर का दोस्तों वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों वह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके हिसाब से देखते हैं कि साउंड किस तरह से है, उसके आधार पर ही हम लोग जो है पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण होता है। तो देखिए दोस्तों गेहूं का धब्बा रोग जो है ऑस्टियोलाइगोसिटी
इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है वो होता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती है। तो देखिए दोस्तों, कैडमियम धातु जो इसमें से जो है दिया हुआ है उस हिसाब से, ऐसा और भी है लेकिन इसके हिसाब से जो दिया हुआ है कि जल के साथ अभिक्रिया करके कौन जो है, तो इसमें से कैडमियम जो है दोस्तों वह जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं कर सकती है। बाकी ये तीन को जो है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये पैदा कर सकती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, हम देख रहे हैं कि ये सोडियम भी पैदा करती है, ठीक है, पोटेशियम भी पैदा करती है और लिथियम भी जो है पैदा करती है, ठीक है। और कैडमियम जो है वो जल के साथ जो है ये रिएक्शन करके जो है हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है, बाकी ये तीनों करती है। तो नहीं के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्धक लेंस क्या होता है। तो देखिए आवर्धक लेंस क्या होता है दोस्तों कि बहुत कम फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस जो होता है, यानी अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस, उसको कहते हैं आवर्धक लेंस। तो डी नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा। अगला है कि आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, आय तथा जनसंख्या संचय के बीच जो है संबंध दोस्तों वह जो है लॉरेंज वक्र, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो कि लॉरेंज वक्र जो है आय तथा जनसंख्या के संचय के बीच संबंध दिखाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए 10 मार्च 1922 को इनको जो है महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 20 अक्टूबर को जो है विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है। तो देखिए सांसदों की योग्यता संबंधी विवादों का जो निर्णय है दोस्तों वह निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोविड-19 से निपटने के लिए किसने ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की थी। तो देखिए दोस्तों, भारतीय थल सेना जो है वो ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत जो है कोविड-19 से निपटने के लिए की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में जीते हुए महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए दोस्तों, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 हुआ था उसमें जो है वो 26 महिलाएं जो है वो विधायक बनी थी। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हमीदा बानो बेगम जो थी वह किन, तो हमीदा बानो बेगम जो थी दोस्तों वह किनकी माँ थी। तो यह जो है सी नंबर ऑप्शन, सम्राट अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। तो सी नंबर ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो ग्राम पंचायतों के संगठन जो है वह नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंधित था। तो देखिए यह जो है दांडी मार्च 1930 ईस्वी में हुआ था और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए दोस्तों, जो कांग्रेस है दोस्तों वह जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यानी कि 1930 ईस्वी में जो है वह भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जो मंदिर है दोस्तों वह किस लिए फेमस है यानी प्रसिद्ध है। तो जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु जो है यह जो है राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि काराकोरम उच्च मार्ग किन दो देशों को जो है जोड़ती है। तो देखिए दोस्तों, जो काराकोरम उच्च मार्ग है वह पाकिस्तान और चीन को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखिए करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 26वां प्रश्न है करंट अफेयर्स का, किस, ये करंट अफेयर्स का पहला और आज के सीरीज का 26वां प्रश्न है। तो किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। तो देखिए दोस्तों, पहले जो है दिल्ली को जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी माना जा रहा था, लेकिन अभी इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता को जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी माना गया है। इसमें जो अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों तो अभी जो है हाल ही में इंडोनेशिया का माउंट लोबोटोबी ज्वालामुखी भी फटा है दोस्तों। माउंट लोबोटोबी इसको याद रखेंगे। इसके अलावा इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ है दोस्तों। इसके अलावा अभी जो 43वां एशियन शिखर सम्मेलन हुआ है उसका भी आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया है।
अभी जो है दोस्तों इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का भी अनुकरण करना चाहता है। जो अभी भारत में जन औषधि केंद्र मॉडल चल रहा है उसका अनुकरण करना चाहता है। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है द्विपक्षीय अभ्यास अभी समुद्र शक्ति 2023 भी हुआ है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस स्थान के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। तो देखिए दोस्तों अभी जो है जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जो है यानी 2 नंबर ऑप्शन, इसमें 2 नंबर ऑप्शन को क्या मिला है, जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों तो अभी अटल डुल्लू को भी जम्मू कश्मीर जो अटल डुल्लू है व्यक्ति, उन्हें जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी जम्मू कश्मीर ही बन गया, पीएम विश्वकर्मा योजना। इसके अलावा अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार जो है दोस्तों वो आर आर स्वैन को दिया गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में सुक्सेस मसरा कहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो देखिए दोस्तों अभी जो सुक्सेस मसरा जी हैं इन्हें जो है अभी कहाँ के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो ये जो है चार जो देश है उन्हें जो है सुक्सेस मसरा को वहां का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अब अगर बात करें दोस्तों तो इन्हें तो चुना ही गया नया प्रधानमंत्री। इसमें एक चीज और है कि अभी मिस्र के राष्ट्रपति भी जो है वो भी जो है 89.6% वोट लाकर जो है तीसरा कार्यकाल के लिए जीत चुके हैं। चार तो हो ही गया, मिस्र की आप जान लिए। इसके अलावा अब अगर मेडागास्कर की बात करें दोस्तों तो अभी राव एलिना जो है एंड्री राजो एलिना को मेडागास्कर का राष्ट्रपति फिर से एक बार चुन लिया गया है। इसके अलावा जो है लाइबेरिया की अगर बात करें दोस्तों तो यह जो लाइबेरिया ऑप्शन में देख रहे हैं यहाँ पे जोसेफ बोकाई ये लाइबेरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीते हैं। इसके अलावा जो है अर्जेंटीना की अगर बात करें दोस्तों तो जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। तो देख लीजिए चार का प्रधानमंत्री अभी किसे चुना गया, सुक्सेस मसरा को। अभी मेडागास्कर का राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ का जो है मेडागास्कर का आपका राष्ट्रपति जो है वो किन्हें चुना गया है तो मेडागास्कर का राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को चुना गया है। इसके बाद लाइबेरिया का अगर राष्ट्रपति बोले तो जोसेफ बोकाई को चुना गया है। इसके अलावा अगर अर्जेंटीना का राष्ट्रपति बोले तो जेवियर माइली को अभी हाल ही में वहां का राष्ट्रपति चुना गया। इसके अलावा जो है अभी स्पेन का फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने वाले व्यक्ति जो है वो पेड्रो सांचेज बन गए हैं। ये पिछला प्रश्न में मैं बता चुका हूं पहले के सीरीज में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा देश सर्वाधिक मतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। तो देखिए दोस्तों अपना देश भारत जो है वह जो है सर्वाधिक मतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। तो अभी भारत जो है वो निर्वाचित हुआ है, इसे आप याद रखेंगे कि किस लिए निर्वाचित हुआ है, तो सर्वाधिक मतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए। इसके अलावा अगर भारत की बात करें दोस्तों तो अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत देश जो है कैंसर से हुई मौतों के मामले में जो है एशिया में दूसरे नंबर स्थान पर आ गया है। ठीक है। इसके अलावा मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है। इसके अलावा भारत सोशल मीडिया के लिए जो है जितना भी सोशल मीडिया उसके लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है, यानी कोई बिना अनुमति के को सरकार के विरोध या कुछ ऐसा होगा कंटेंट नहीं डाल सकता है। इसके अलावा भारत जो है 2023-24 में रिकॉर्ड जो है 41,010 पेटेंट अभी जो है हाल ही में कराया है। तो ये सब जो है मुख्य प्रश्न भारत से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर भारत से रिलेटेड और बात करें तो अभी हाल ही में जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना भी जो है उसमें भारत शामिल हो गया है। इसके अलावा भारत सर्वाधिक वोट लाकर तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ ही है। इसके अलावा जो है मलेशिया ने भारत के लिए वीजा मुक्त ये तो बता ही दिया। भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष भी चुना गया। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है आज का दोस्तों कि हाल ही में निविया इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो देखिए दोस्तों हाल ही में निविया इंडिया ने जो है अभी गीतिका मेहता को, ये जो आप 2 नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, इन्हें जो है अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगर बात करें इसमें आप दोस्तों परम सेन की, तो ये परम सेन कौन से व्यक्ति थे, तो इन्हें जो अभी पीएफआरडीए बोर्ड का असंकालिक सदस्य के रूप में जो है नियुक्त किया गया। पीएफआरडीए बोर्ड का असंकालिक
सदस्य के रूप में। इसके अलावा फातिमा वसीम जी हैं, इनको जो अभी सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर जो है अभी मेडिकल ऑफिसर के रूप में, पहली महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया है। अभी के एस रेड्डी को हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त यानी डीजीपी जो है के एस रेड्डी को बनाया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा यह सीरीज आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो ला सके। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज में।